अच्छा जी, what are the things we studied in the previous class? Walid, do you remember? Factor of production we have studied, right? Yes, sir. And I think we have completed this chapter, right? This chapter number. Oh, 1 second. Okay. Capital goods. Did we study capital goods? Do you remember what are the capital goods? Yes. What are the capital goods? And what are the consumer Sir, goods? the man-made machines. Capital good, yes. Machine, but you're very good. But that is capital. Factor of production one capital. But capital when we say capital goods, actually it is used for further production, right? Okay, So sir. if the goods for final consumption is called consumer good, and goods that is used for further production is called capital goods. Or agar when we are talking about the capital factor of production, that means man-made resource. ठीक है जी, clear है? Yes, sir. अच्छा, एक होती है इकोनॉमिक गुड होती है जिसकी स्कैर्सिटी, जिसकी हम पेमेंट करते हैं, और एक गुड होती है फ्री गुड, जिसकी जो उसके पास सप्लाई वो अनलिमिटेड होती है और वो वी डोंट हैव टू पे इन, राइट? अच्छा जरिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। जी फर्स्ट क्लास है वन। अच्छा, ये सुबह सुबह आपके कोई बहुत जल्दी तो नहीं हुई आपके लिए? नहीं नहीं सर, अच्छा अब मैं सर एक्चुअली वो 10 o'clock के हिसाब से बैठा हुआ था, तो मैंने अचानक आपका मैसेज देखा। जी जी, असल में ना वो शायद हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वो मेरी पिछली क्लास वलीद की थी ना, तो उन्होंने कहा सर 9:30 बजे से 11 बजे तक कर लें, तो मुझे अच्छा चला वाला अच्छा ही बात है, फिर 9:30 से तो अच्छी बात है, 11 बजे तक फारिग हो जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन है ना, कोई और एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर बहुत अर्ली आपके लिए हो रहा है तो मेरे ख्याल मसला तो नहीं है आपके लिए, वलीद के लिए नहीं तो नहीं क्यों सर, नहीं, है ना? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, 9:30 टू कोई 11 इशू मेरे ख्याल नहीं है है। अच्छा टाइम है ये, इसमें ना बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं है और बहुत ज्यादा लेट भी नहीं बहुत अच्छा टाइम है। है ना? सही टाइम है बिल्कुल 9:30। तो हम इसको कर लेते हैं फाइनल। लेकिन अभी मेरा ख्याल है, मेरे जहन से नहीं, मैं ये समझ रहा था, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है ना, तो आई वाज थिंकिंग दैट ओनली वलीद इन दैट क्लास, तो मैंने बोला वलीद ही तो है खाली, उनको 9:30 पे कर लेते हैं। हाँ, ये हुआ। ठीक हो गया अच्छा, ये हो गया असल में। ठीक है, सर। चले पढ़ क्या बात। रहे हैं? जी, क्या पढ़ रहे हैं? हमने वही अभी बिल्कुल स्टार्ट किया अभी हमने। अच्छा अच्छा। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन हमने पढ़ा था ना सारा कुछ, तो इसके अंदर जी कुछ चीजें आपको कोई मुश्किल तो नहीं लगी? स्किल, अनस्किल, लीडर, वो था मल्टी स्किल, आ, ये हमने पढ़ा, ध्यान है? अच्छा सर, लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि क्लास चल रही थी और दरमियान में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था मुझे। हाँ जी जी जी। तो वो मैंने जो है ना वो वहाँ तक पढ़ा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह कवर कर लिया है। जी 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 जी, एग्जैक्टली तो ऐसा ही है। आप बेशक क्लास के एंड पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन कर दीजिएगा, या चाहे अभी अभी कर लेते हैं, छोटी सी चीज है। बल्कि मेरा ख्याल है, मैं अगर वली से पूछूं तो शायद हमसे जो है ना ये फीडबैक इनका मिल जाएगा, और हम ये आपके समझ में भी आ जाएगी चीज। जी वलीद, आप बता सकते हैं? अब ये पिक्चर आपके समझ के स्क्रीन में नजर आ रही है ना, इसको आप देख के बता दें, इसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोबाइल फोन है और ये आपके पास स्नीकर्स हैं, शूज आपके पास हैं, जॉगर शूज। जी वलीद। सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है, मतलब जैसे हम एक टाइम पे दो चीजें हो सकती है और हम किसी एक चीज को गिव अप कर दें। हाँ, क्यों करते हो? क्योंकि सर, शाबाश शाबाश, ठीक है, हमारे सर पास स्कैर्सिटी की वजह से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, क्योंकि रिसोर्स अब लिमिटेड है, स्कैर्सिटी, हम दो चीजें नहीं ले सकते एक साथ, जब एक छोड़ना पड़ेगी, हमें एक लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई वलीद, अब आप बताइए आगे वलीद। वेरी गुड, शाबाश, आगे चलें। सर आगे कैसे, मतलब? हाँ, मतलब ये कि अब आपसे बताया ना कि
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहेंगे और जो एक्चुअल जिसको पेमेंट कर रहे हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, चलो आपको ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि जब आपके पास जो है ना वो दो चीजें, मिसाल के तौर पे इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा मोबाइल फोन, ये जोकर शूज है, स्नीकर्स आपको नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। जी, अच्छा ये दोनों चीजें हम चाह रहे हैं खरीदना, क्योंकि वी वांट टू हैव बोथ थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा ठीक एक है, बात याद रखिएगा, हमारे पास दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों के पैसे हमारे पास हम परचेस कर सकते हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जब कुछ छोड़ा नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है ना। वी आर नॉट गिविंग अप एनीथिंग। अगर हम इसकी ठीक है, डेफिनेशन देखें, द बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट डिजायर ऑप्शन विच इज गिवन अप, ठीक है। अगर दोनों चीज ले रहे हैं तो कोई इशू है ही नहीं भाई, ठीक है जी। अच्छा ठीक लेकिन है, लेकिन अगर हम दोनों में से जब हम चॉइस कर रहे हैं, एक ले रहे हैं एक चीज ना लें, तो अच्छा अगर हमने पैसे देके और हमने क्या किया कि हमने मोबाइल फोन परचेज कर लिया, तो अब ये तो इसकी तो जो पैसे देंगे ना मोबाइल फोन के, वो तो एक्चुअल कॉस्ट पे कर देंगे। लेकिन जो हमने जो शूज नहीं लिया हमने, तो एक्चुअली वी आर गिविंग अप, या छोड़ रहे हैं हम किसी चीज को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी हमारी क्या होगी, पेयर ऑफ शूज। इसको इस तरह कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज सपोज, कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज 50,000 और लेट्स से 20,000, ठीक है। 20,000 इज द कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाइंग अ मोबाइल इज द कॉस्ट ऑफ शूज व्हाट वी हैव गिवन अप। ये क्लियर है? ठीक है। तो सर ये दोनों की प्राइसेस जो हैं वो सेम होनी चाहिए? हाँ मेरे सेम ही होने चाहिए, बल्कि क्योंकि उस पैसों को आप दोनों, क्योंकि एक चीज आप लेंगे ना तो दूसरी चीज आपको फॉरगो करनी पड़ेगी, तो इस एक तकरीबन सेम ही होनी चाहिए। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि 100% सेम हो, लेकिन वजह अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर वो ले लेंगे तो अगर थोड़ी सी पैसे में डिफरेंस भी होगा, तो आप मिसाल के तौर पर ये 20,000 का है, वो 15,000 का, फॉर एग्जाम्पल शूज आपको 15,000 का मिल रहा है, मोबाइल को 20,000 का मिल रहा है। लेकिन ठीक, अगर आप मोबाइल अगर ले लेंगे तो शूज तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपका अब टोटल 20,000 रुपये आपके पास है, ठीक है। अगर जी, आप शूज ले लेंगे तो 5,000 बचे, 5,000 का मोबाइल तो ले नहीं सकते आप, ठीक है। तो जी, एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसकी वजह आप ये परचेस कर सकते हो क्लोज क्लोज। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि या मैं मोबाइल ले लूं या मैं दो पेन ले लेता, तो ये जो है ना इस तरह नहीं होगा। मोबाइल और ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है वो, लेकिन इन पैसों से जो आपके रिसोर्सेज है वो दोनों चीजें परचेज नहीं कर सकते, एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज को आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली सेम प्राइस हो, ठीक है, ऊपर-नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप एक चीज लेंगे दूसरी चीज नहीं ले पाएंगे आप, तो जो नहीं ले पाएंगे आप, जो गिविंग अप, यू आर नॉट परचेजिंग, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट यू आर बाइंग। इस किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी मोबाइल लेने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो शूज है, और जो मोबाइल की एक्चुअल पेमेंट कर रहा है वो आपकी उसकी कॉस्ट है। वली वली समझ में आ रहा है आपके ना? जी सर। चले ठीक ग्रेट। है। मैं सारे गाने ने भी ज्वाइन कर लिया, ग्रेट। अच्छा अब देखें इसके अंदर जो है ना मेरा गानिया, आपको डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सॉरी सर। अभी आप आप ही आपसे क्वेश्चन कर लिया। अच्छा ये बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया है आपको? वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉड। ओके ओके ओके, चले फिर बात करते हैं। असल में ये देखिए ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग समथिंग, and but we cannot buy both of the things, like mobile phone and this jogger shoes. If we cannot buy together, what we have to do, we have to choose one of them. So if suppose we select and we opted to buy this mobile phone, so that the cost of mobile phone is whatever we are paying for the mobile phone, it is the actual cost of mobile phone. And the opportunity cost of buying this mobile phone is the cost of that shoes what we have given up, because we don't have sufficient resources to buy both of the things. मेरी बात समझ में आ रही है सबके तीनों के? नहीं सर।
नहीं आई? अच्छा देखें, आपके पास जो है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके सपोज अभी हमने एग्जांपल दिया 20,000 हमारे पास है। 20,000 में या तो हम जो है ना वो मोबाइल फोन ले लें या शूज ले लें। अच्छा, अब हमने जो है सपोज करें हमने ऑप्ट किया या हमने चूज किया कि हम जो मोबाइल फोन ले लें, ठीक है। अच्छा, जो हमने मोबाइल फोन लिया वो तो इसकी कॉस्ट है, जितनी हमने 20,000 पे किया। अच्छा, अब इस मोबाइल फोन को परचेज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी कि हमने मोबाइल फोन परचेज करने के लिए हमने जो है ये शूज नहीं लिया, क्योंकि अगर हम शूज ले लेते हैं तो मोबाइल फोन नहीं ले पाते, क्योंकि वी डोंट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव स्कैर्स रिसोर्स। तो जब हमने मोबाइल फोन परचेज कर लिया, और तो इसकी जो कॉस्ट है वो मोबाइल फोन जितनी हमने पे किया है, लेकिन जो हमने गिव अप किया है, जो हमने छोड़ दिया, उसकी जो भी कॉस्ट है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, जरिया आप गानिया, आपको भी समझ में आ गई बात? जी सर। चले, Yes, sir. ग्रेट, चले शाबाश। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली, जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे इस वक्त जो है ना, जो आपके पास इस वक्त क्लास ले रहे हैं, अगर आपके पास क्लास लेती हैं, अगर आप चाह रही हैं कि क्लास भी ले लें, क्लास भी मिस ना हो और सोते भी रहें, ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया कि अगर इस पे क्लास ले रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग द क्लास इज योर टाइम व्हाट यू कुड हैव स्लेप्ट। अगर आप सो सकते हो, आपको जो सोने का जो था ना, वो आपने उसको सेक्रीफाइस किया बेसिकली, और वो छोड़ दिया आपने, ठीक है ना। तो वो आप इस क्लास की जो अभी जो क्लास ले रही है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो आपकी नींद है या आपकी स्लीप है जो आप फॉरगो करके आई हैं। क्लियर है? इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अगर सपोज करें एक चौथा बच्चा है जिसने के पास वो क्लास भी ले सकता है और सो भी सकता है, उस बच्चे ने ऑप्ट किया कि वो सोता रहे, अभी क्लास छोड़ दे। उसने अगर जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उसकी जो एक्चुअल है वो तो सो रहा है वो आराम से, लेकिन जो क्लास है उसने मिस कर दी, तो क्लास जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, किस चीज की? सोने की। बात क्लियर हो गई? यस सर। चलें, ग्रेट। यानी कि जो चीज आप जो छोड़ देते हैं, जो आपको उसको नहीं लेते, दो चीज में से अब एक चूज करते हैं, तो जो चीज चूज कर लेते हैं वो तो जिसकी जो भी पेमेंट करते हैं वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, और जो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम एक चीज चूज करने के लिए, वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, एक और बात थी, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगी। ये बहुत बहुत क्लियर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इंटरप्रेन्योर पढ़ा था। इंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है? जो कि फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। अच्छा, आई होप के फैक्टर प्रोडक्शन सबको पता होंगे, व्हाट इज फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड। जी सर, लैंड, लेबर, कैपिटल। वेरी गुड, शाबाश। और लैंड क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। और लेबर होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो भी चाहे वो लेबर से लेकर मैनेजर तक सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? लेबर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो भी लोग काम करने वाले होते हैं बिजनेस के अंदर। और कैपिटल होता है इक्विपमेंट, मशीनरी और ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कि नेट आप ये इस तरह समझें कि नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है और ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। तो इसके अलावा जो भी कुछ होगा बिजनेस के अंदर, एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कैपिटल। अगर वो रोड है, वो भी कैपिटल है क्योंकि इंसान ने बनाए। बिल्डिंग, वो भी कैपिटल है। इक्विपमेंट, वो भी कैपिटल है। ठीक है, मशीनरी, एवरीथिंग इज कैपिटल अदर देन लैंड एंड लेबर। ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फैक्टर प्रोडक्शन को, तीन फैक्टर प्रोडक्शन को कंबाइन करता है विद द वो रिस्क को बियर करता है विद द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। वो बिजनेस करता है, किस लिए करता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, लेकिन वो रिस्क जो होगा, नुकसान जो होता है, वो भी बेयर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो फैक्टर प्रोडक्शन कंबाइन करता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बेसिकली उसमें ये होता है कि एक तो इनोवेशन होती है। इनोवेशन का मतलब होता है कि नई नई चीजों को इजाद कर, नए नए वेज, नए नए तरीके, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और वो आपकी चीजों को, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सो अट्रैक्ट हो सके और आपको परचेज कर सके। ठीक है। ये मैंने पहले से क्लास में भी आपको बताया था कि जो हम मेन मेन चीज़ हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको आप जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद आप उसको रीड करेंगे, पढ़ें, अगली क्लास में उससे पूछ लेंगे। जब 2-3 चैप्टर, और फिर मैं आपको थोड़े-थोड़े आपको छोटी-छोटी एमसीक्यूज़ या वर्कशीट देता रहूँगा। उसके बाद हम 3-4 जब चैप्टर हो जाएँगे, तो हम पास के क्वेश्चन्स हैं, वही हम जाके इंशाल्लाह इसके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है? लेकिन अभी ये जो मेन फ़ोकस है ना, वो आपको कंटेंट पे आपके पास हो कि उसमें बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर रीडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान में रखें दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट। दिस इज़ ईज़ी, बट यू हैव टू रीड अ लॉट। आप पूरा रीड करें, जितना है, उसको आप समझने की और याद करने की कोशिश ना करें। जस्ट रीड इट। क्योंकि जैसे ही आप रीड करने के बाद जब आप अगले जब क्वेश्चन आएँगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमैटिकली इट विल कम इन योर ब्रेन। ठीक है जी? अच्छा, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं किसकी? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। एक तो ये है कि इनोवेशन लेके आते हैं, हर दफ़ा नई-नई चीज़ें लेके आए तो वो नए-नए तरीके, नए-नए प्रोडक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं जिससे अट्रैक्ट होता है कस्टमर। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होती है? दूसरा जो उसकी जो स्किल हो जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि वो कोई जो बिज़नेस कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ जो है वो मोटिवेटेड है। ठीक है, कोशिश कर रहा है, सुबह से लेकर मेहनत कर रहा है, कोशिश करिए, कम आउट कमिटेड है। ऐसा नहीं हो रहा कि यार बस चलो यार क्या यार मैंने क्या बिज़नेस शुरू कर दिया, क्या चक्कर है समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसको वो जो है ना वो अ, कमिटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, जो उसमें से परेशान नहीं हो रहा बल्कि वो कंटिन्यू अपने एफर्ट लगा रहा है। वो कहलाती है कमिटमेंट और मोटिवेशन। जभी वो कामयाब या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर वो थोड़ी-सी परेशानी की वजह से अगर थोड़ी-सी उसे छोड़ दिया तो फिर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, अगर वो परेशान हो रहा है, घबरा रहा है। ठीक है? एक एक और स्किल क्या होती है? मल्टी स्किल। मल्टी स्किल का मतलब होता है एक से ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें होती हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने मिल-जुल, ये भी स्किल्स अच्छी है। उसकी कैलकुलेशन जो है ना उसकी अच्छी, एनालिटिकल एनालाइज़ करना चीज़ों का, वो उसकी अच्छी है। क्योंकि 2, 3, 4 स्किल हो गए ना, वो ज़रूरी नहीं है हर हर स्किल में जो वो परफेक्ट हो। लेकिन एक से ज़्यादा स्किल का होना ज़रूरी है। अगर उसकी स्किल इतनी नहीं है, तो फिर वो जैसे कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? उसकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। चीज़ों को जो जो कम्युनिकेशन स्किल, ये 3-4 चीज़ छोटी बेसिक-बेसिक जो स्किल हैं, कि अगर ये नहीं होंगी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा, एक और स्किल क्या होती है? लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब होता है कि जो उसने उसके साथ जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनको वो मोटिवेट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, ठीक है? तो वो उनको कर रहा है कि परसू कर रहा है कि वो उसको काम अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सके। अगर वो प्रॉपर तरीके से लीड नहीं कर पाएगा, तो अगर वो गाइड नहीं कर पाएगा, अगर उन लोगों को जो है ना वो अच्छी तरीके से साथ लेके नहीं चल पाएगा, तो क्या होगा? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपका जो आपका बॉस है, वो आपको हर वक़्त डाँट-डपट कर रहा है और बिल्कुल ही आप चीज़ों को समझ आपको रियलाइज़ नहीं कर रहा है भाई इसकी वजह क्या है, तो फिर वो आप उसके साथ ज़्यादातर चलेंगे नहीं। फिर क्या होगा? फिर आप छोड़ के चले जाएँगे, फिर दूसरा बंदे को हायर करेंगे। दूसरा बंदा हायर करेंगे तो क्या होगा? दोबारा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जब वो ट्रेन हो जाएगा, आपने अगर उसके साथ फिर कोई वो शोर-शराबा किया, वो भी छोड़ के चले जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करते रहें, उससे हेल्प आउट करते रहें, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है, जो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपके साथ रहेगा। तो ये लीडरशिप की स्किल्स होती है जिससे आप अभी आगे जाके चैप्टर आएगा लीडरशिप वाला भी। उसमें भी डिटेल से सारी हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कि वो उसके अपने ऊपर बड़ा एतमाद हो कि नहीं भई मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मायूस ना हो कि यार मैं मुझे तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एबिलिटी टू बाउंस बैक, यानी अगर कोई नीचे कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको एबिलिटी हो कि नहीं यार दोबारा सर्वाइव करके दोबारा वो आएगा। अच्छा, आप में से कौन-कौन जानता है कि जो अलीबाबा का जो ओनर है जैक पॉ, इसको कौन जानता है? कोई बता सकता है मुझे? आप लोग जानते हैं जैक जैक जी मा सर। जैक जी जानती हैं आप ना? जैक मा? जैक मा। जी जी, जी। सर। अच्छा, इसके जी, बारे में स्टोरी सुनी है आपने? इसकी क्या स्टोरी थी? हमने स्ट्रगल की थी बहुत। जी, 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 बिल्कुल। वो ये बताता है कि इसने जो है वो ये जैक मा था कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, और इसको जो है ना वो जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी, क्या नाम है उसका? जस्ट मेरे नाम से नाम निकला, बट टॉप की नंबर यूनिवर्सिटी है वो।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको बकायदा ऑनररी जो है डिग्री दी है, और बता रहे हैं कि मैंने जहाँ हार्वर्ड में अप्लाई किया था, कई दफा मैंने अप्लाई किया, मुझे एडमिशन नहीं हुआ था। उसने ये भी बताया कि मेरे मेरे मैंने इवन के मैंने केएफसी के अंदर जो है ना, वो जो 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 गालिबन जो वेटर होते हैं उनके लिए, या पता नहीं छोटे मोटे जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो कह रहे हैं कि 50 एप्लीकेंट्स थे और 50 में से आई वाज द ओनली वन हु वाज रिजेक्टेड। अब सोचें जरा, एक बंदा जो कि इस लेवल का हो, एवरेज नहीं बल्कि बिल्कुल, और उस सोचें उसने किस तरीके से, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। क्यों? देखिए पॉइंट इज, देखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि देखें और बाउंस बैक, ये बेसिकली बिल्कुल जैक मा से जो है ना करता है वो। क्योंकि वरना अगर वो उस वक्त कहता कि यार मैं तो, अगर वो ये सोच लेता कि यार मैं तो बहुत ही डफर आदमी हूँ, 50 में से यार देखो हद हो गई कि 59 लोग, बिल्कुल और लो स्किल जॉब है, बिल्कुल लो उसके स्टैंडर्ड की जॉब है, उसमें से 49 में से लोग जो है ना, वो हर कोई आगे टेढ़े आड़ा टेढ़ा जो है ना वो सिलेक्ट हो गया, और आई एम द ओनली वन हु वाज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब बहुत ही डिसहार्ट हो सकता था, बहुत से लोग इस पे सुसाइड भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जरा से कोई बात आती है, परेशान होकर वो परेशान हो जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन इससे हिम्मत नहीं आ रही, और देख लें कितनी बड़ी मिसाल है कि ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसने अभी आज जो है वो जैक मा का ना देखें कितने बड़ा नाम है, कि मैं समझता हूँ कि अगर वो 6 बिलियन लोग दुनिया के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि वो 4-5 बिलियन लोग तो उसको जानते ही होंगे एटलीस्ट, मेरा ख्याल है, जो जो जिसमें रखते हैं। इतना मशहूर आदमी हो, देखें वो किसी वो है, चाइना के लिए कितनी बड़ी उसकी बात है स्किल की। ठीक है। अच्छा, एक और स्किल क्या होती है, रिस्क टेकिंग। अच्छा, इसमें कोई अगर आपको कोई, अगर कोई और रिलेटेड कोई ज़हन में कोई है, जैसे हमको जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन में अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई चीज़, कोई बीच में कोई रिलेटेड चीज़ आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी है जैक मा की, आपके ज़हन में किसी चीज़ आती है रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? अच्छा, रिस्क टेकिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क टेकिंग का मतलब होता है कि वो नुकसान को लिए पहले से तैयार है। मतलब ये हो सकता है। ऐसा ना हो कि वो बोलेगा बिज़नेस कर रहे हैं, तो जैक मा ने तो यही बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने पढ़ने-वढ़ने से क्या फ़ायदा? देखें, जो 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 हमारे पास वो था, कुछ स्टूडेंट हैं, वो इस तरह बात करते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि जैसे मिसाल के तौर पे जो आपने सुना होगा कि जो स्टीव जॉब, जिसने एप्पल जो है ना इन्वेंट किया, एप्पल फ़ोन जिसने बनाया था, या बिल गेट्स हैं, और ये बड़े-बड़े जितने लोग हैं, ये कहते हैं कि सारे के सारे वो है ना, वो जो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सिटी इन्होंने पास भी नहीं की, देखे थे, और ये लोग जो है वो इतने कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, क्या-क्या इजाज़त की इन्होंने, ठीक है? और जो वहाँ से बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़े-बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वो इनके अंडर काम करते हैं। तो एक ये सोच ये हो सकती है। लेकिन इस बहुत से बच्चे जो होते हैं, वो ये समझते हैं कि हम तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि वो ये नहीं सोचते कि भाई वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। और यूनिवर्सिटी से जाने से कम से कुछ अर्से तो पढ़ा था यूनिवर्सिटी में उन्होंने, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहले जो सारा बेसिक जो एजुकेशन थी, वो तो सारी उन्होंने हासिल की भी थी। वो तो स्पेशलाइज़ेशन के लिए वहाँ गए थे सारा का सारा। उसके बाद ड्रॉबैक किया उन्होंने, फिर अपना उन्होंने वो किया। और एक और बात होती है, आप क्या समझते हैं कि अगर वो 4 लोग अगर बिलियनियर बन गए, तो क्या दुनिया का हर शख्स जो है वो अगर इस तरह ड्रॉप आउट हो जाए, तो क्या सक्सेसफुल हो सकता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो बेसिकली रिस्क टेकिंग आपके ज़हन में पहले से होना चाहिए। रिस्क टेकिंग का मतलब हुआ, आपको पहले से ज़हन में रखना चाहिए कि भाई जिस तरह इसमें कामयाबी हो सकती है, इसमें नाकामी भी हो सकती है। तो यू शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी विलिंग टू टेक रिस्क। अगर आपने सोचा कि देखो ज़रा-सा कुछ नुकसान हो, आपने ओह यार तो हार्ट अटैक हो गया, आपको प्रॉब्लम आ गई और आप परेशान हो गए, तो फिर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ठीक है जी? अच्छा, अगर हम अच्छा सर, मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा था उसकी स्किल्स के अंदर उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल अगर उसकी ये जैसे मल्टी स्किल यहाँ पे आया ना, बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बहुत और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है? किस तरह? इस तरह कि अगर आपके पास, अगर आपको लोन लेना है, तो आप बैंक से जाके अगर उसको कन्विंस कैसे करेंगे? ठीक है? और इसी तरह अगर किसी को पार्टनर बनाना है बिज़नेस के अंदर, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप जो है ना अपनी बात तक पहुँचा ही नहीं पाएँगे।
नहीं बजाएंगे तो आपके साथ जो है ना वो डील नहीं कर पाएगा, मतलब कि पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। कुछ सप्लायर बनाना चाह रहे हैं या फर्दर जो है ना बिजनेस का एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का बेइंतहा जरूरी, बिल्कुल जरिए आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन रादर वी कैन सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यही स्किल की वजह से जो ना वो नीचे जो लोग आके आपके साथ हैं, जो आपके वर्कर है, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी बेहतर होगी, सक्सेसफुल होंगे, तो आप जा सकते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं जो विद इन द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस। In both cases, you need to have a very good communication skill. Otherwise, you cannot be a successful entrepreneur. बिल्कुल ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा इसके अंदर? अच्छा चलें, बीच में कोई आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा, मेजर चैलेंजेस फेस बाय, अच्छा चैलेंजेस क्या क्या होता है, ये तो उन्होंने बताया, स्किल होती है। चैलेंजेस क्या होता है? कि अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे हो, ठीक है, ये चैलेंज है। और कैसे आइडेंटिफाई करे, कहाँ अपॉर्चुनिटी, कितना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन वो उसको, अगर उसके साथ ही चैलेंजेस आते हैं, कैसे किए। ओन स्किल और हॉबीज, अच्छा वो अपनी स्किल को करें या हॉबीज को करें, ठीक है। ड्रेस मेकिंग, कार, इसको इसको करें। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को यूज करें, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में जाए वो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से, मतलब कहाँ से बिजनेस करें, कैसे करें, तो उसके लिए ये ना अपनी स्किल को या हॉबीज को यूज करे वो, या प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट जो जहाँ वो जॉब करता था, एक्सपीरियंस था, उसको इस्तेमाल करें। या जो है ना वो फ्रेंचाइजिंग ले ले। फ्रेंचाइज समझते हैं आप? फ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी और का बिजनेस उसी के नाम से आप कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हैं कि बिजनेस करें, तो आपने सोचा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे जब मामू खालू है ना, और मैं वहाँ पे मैं फ्रिक्वेंटली मैं अमेरिका आते जाते रहता हूँ, तो वो बहुत सुना है, बहुत अच्छी पोजीशन पे कुछ है, तो आपने कहा कि यार उनसे बात करता हूँ मैं, वो हो सकता है मुझे KFC की एक फ्रेंचाइज मुझे दे दें। तो अब सपोज करें उन्होंने आपसे KFC से जो ऑनर है उनसे, या जो भी जो मैनेजमेंट है उससे आपकी बात करा दी, तो उन्होंने परमिशन दे दी, और हो सकता है आपके मामू ने, आप खालू ने आपको फाइनेंस भी कर दिया कि इतना इतना पैसे की जरूरत है, बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो आपने यहाँ पे कराची के अंदर एक आउटलेट खोल लिया। अच्छा, फ्रेंचाइजिंग बेसिकली क्या है? फ्रेंचाइजिंग ये है कि वो आपको एक परमिशन देंगे, लेकिन उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिसाल के तौर पर वो एक खास किस्म का जो है ना वो आउटलुक चाहिए होता है, या खास लोकेशन चाहिए होती है, वो पूरी लिस्ट आपको देंगे, ये पॉइंट है, इसके मुताबिक आपको बनाना है। और उसके बाद जो है ना फिर हम आपको, मतलब कि फिर लाइसेंस देंगे। आपको पता है कि जो DHL है, मुझे KFC के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन DHL के बारे में ज़रूर पता है कि जब फ्रेंचाइज़ ये देते हैं, तो आपको हैरान होंगे कि आपके वो जो आपकी छोटी सी शॉप DHL खोलते हैं ना, आप देखो DHL किसी भी शॉप में आप चले जाएँ, किसी भी उस पे चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको सेम आउटलुक नज़र आएगी। इवन के मैं तो हैरान रह गया उस वक़्त, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये टाइल है ना टाइल, वो भी किसी खास जगह से, और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही टाइल लगाते हैं वो, और हालाँकि दे दोज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन वो टाइल भी वही, अपनी मर्ज़ी से आप उस कलर का नहीं लगा सकते, बल्कि किसी खास जगह से टाइल लेके आपको लगाना पड़ता है। और जो आउटलुक है, जितना भी आपने देखा होगा, हर जगह सेम होता है। तो वो अगर रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे, तो देन दे विल गिव यू अ लाइसेंस, एंड देन यू कैन रन योर, अब नॉट एक्चुअली यू आर वन ऑफ द पार्टनर्स, एक तरह के पार्टनर्स हो जाते हैं, ठीक है? उनके बिज़नेस कर रहे होते हैं। अभी आगे जाके फ्रेंचाइजिंग में पढ़ेंगे। तो फ्रेंचाइजिंग पे क्या होता है कि आपको उनका बिज़नेस उनका होता है, सारा कुछ लेकिन चला आप रहे होते हैं। इसका जो प्रॉफ़िट का कुछ ख़ास परसेंटेज होती है यूनिट के हिसाब से, वो आपको, जिसने जैसे आपने, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी KFC की, तो जितनी यूनिट आप सेल करेंगे, उस यूनिट का सर्टेन परसेंटेज आपको, एक तो लाइसेंस फीस के अलावा आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये फ्रेंचाइजिंग कॉन्फ्रेंस होती है या एग्जीबिशन होती है। फ्रेंचाइजिंग कॉन्फ्रेंस का मतलब हुआ, कुछ कंपनी जो है, बड़ी-बड़ी कंपनी फ्रेंचाइजिंग कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो लोगों को क्योंकि अब इस तरह क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज़ जो बड़ी-बड़ी फर्म होती हैं, उनका बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा होता है। हमें जो है ना उनकी फ्रेंचाइज़ लेने से तो फ़ायदा ये होता है कि हमें चलता हुआ बिज़नेस मिल जाता है। हमें वेरी फर्स्ट डे से जो है ना हमें कहने में इनकम शुरू हो जाती है। हमें अपने नाम को बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दैट इज़ अ वेल नोन ब्रांड। और वन आउटलेट इज़ ओपन, पीपल स्टार्ट बाइंग इट, ठीक है ना? उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि KFC क्या चीज़ है,
इनकी प्रोडक्ट क्या है, सब उनको ऑलरेडी पता है, क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, एवरीथिंग दे नो। तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप वेरी फर्स्ट जैसे आप बिजनेस जो है ना गेन कर लेते हैं। लेकिन जो केएफसी आपको क्यों फ्रेंचाइज देता है, उसकी उससे उसका बिजनेस मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत, इन्वेस्टमेंट आपकी लगी हुई होती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट से उनका नाम जो है वो पूरा स्प्रेड होता है, तो फायदा आपको भी हो रहा होता है, और जो आपको लाइसेंस दे रहा है, फ्रेंचाइज दे रहा है, उसको भी फायदा हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, स्मॉल बजट मार्केट से ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मार्केट से पता है क्या होती है, कोई किसी को आइडिया है मार्केट से क्या चीज होती है? सर हम मार्केट जिस भी चीज़ को एक्चुअली सेल करना चाह रहे होते हैं, हम पहले मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखते हैं कि वेरी गुड, शाबाश। ये प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइसिंग में बिक रहा है, और हम बिल्कुल। जो है वो इसको हम्म, किस प्राइस में बेच सकते हैं, क्या पोटेंशियल है इसका बेसिकली। बिल्कुल सही। ये आपने इसमें से एक बात बताई, इसमें और बहुत सी बातें, मतलब कि कौन लोग लेने वाले हैं इसको, लेने वाले जो है ना वो खवातीन लेने वाले हैं, आदमी लेने वाले हैं, बच्चे लेने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट है, किसको ज्यादा लेते हैं, किस पर, जैसे आपने कहा किस प्राइस पे लेने को रेडी है वो, ठीक है ना, और इसकी इमेज क्या है, क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड भी है या नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इसमें और फर्दर क्या चाहते हैं इस चीज के अंदर, सब एवरीथिंग रिसर्च बेसिकली बहुत डिटेल के अंदर एक चीज आपको मिल जाती है। तो जिस स्मॉल बजट का मत, अच्छा मेरा ख्याल है 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आपके पास मार्केट सर्च करते हैं, बेसिकली आप उसके बारे में सर्च करते हैं कि क्या-क्या उसका पोटेंशियल है। प्राइस के हवाले से, उसकी प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी जो कौन लोग हैं परचेज करने वाले से करने तमाम चीज़ों को, और इसके अलावा तो कॉम्पिटिटर क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपको हो सकती है, ठीक है? कितनी जो है ना वो हो सकता है डिमांड बहुत उसकी ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, और या फिर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ये भी समझ में आता है आपको कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपकी इसमें जगह ही नहीं बन रही तो फिर आप नहीं करेंगे वो। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं यार हमारे पास पोटेंशियल है और उसमें है, तो फिर आप उसको उस पे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ है सोर्सिंग कैपिटल, यानी पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? आप बैंक से ले सकते हैं, आप जो है ना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको जो है ना वो कोई आपको जो है रिश्तेदार को दे सकता है, कोई फ्रेंड फैमिली दे सकता है, या कोई भी आपको जिस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये सारे पॉइंट इसके अंदर हैं। अगर सफिशिएंट लैक ऑफ देन ट्रेडिंग यहाँ पर कम हो सकती है, इसको रीड कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके एक और चैलेंजेस का लोकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपने जो है ना वो किस जगह पर, आप मिसाल के तौर पर अगर कोई बुटीक टाइप का आप खोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे गानियों को साथ समझ में आएगी बात ये कि देखें आप अगर कोई बुटीक खोलना चाह रहे हैं, बुटीक आपको पता है वो खवातीन का ही होता है, आदमी को शायद ही कोई बुटीक नजर आया, क्योंकि वजह उसकी क्या होती है कि जो खवातीन होती हैं उनको जो होती है जो है ना वो यूनिकनेस चाहिए होती है। अगर किसी किसी पार्टी के अंदर अगर जो है ना 4 खवातीन और एक ही जैसे कपड़े पहन के अगर आ गए ना, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको हर बंदा, हर जो खातून होगी अलग-अलग यूनिक है। लेकिन इट्स वेरी कॉमन कि आप एक ही तरह के कपड़े जो है ना वो अगर वो जो अगर 10 लड़के हैं, 10 लड़के एक ही तरह के कपड़े पहन के आ जाएँ, दे डोंट माइंड। ये सबने जीन्स पहनी है कोई इश्यू नहीं है, सबने एक तरह के कपड़े पहने हैं कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? लेकिन खवातीन वांट टू बी यूनिक, ठीक है? और इसी चीज़ के जो है ना वो फ़ायदा कौन उठाता है कि ये बुटीक वाला है। ज़रा सी वो चीज़ करके और अच्छे खासे प्राइस पे वो शेयर करते हैं। तो अब ये देखिए लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर बुटीक अगर है, तो बुटीक जो है वो आप जो है ना किसी एक ऐसे जो जैसे जिनकी परचेज़िंग पावर नहीं है, जो बुटीक ज़ाहिर है एक स्पेशलाइज़ और स्पेशल किस्म की जो है ना वो ड्रेसिंग होती है, ड्रेस होते हैं ना, तो वो आपको तो उसकी प्राइस जनरली बहुत हाई होती है, ठीक है? नॉर्मल पे। अगर आपने उसकी लोकेशन ऐसे रखी जो कि बहुत ही जो है ना अगर जैसे लोग इनकम लोगों के अगर पास अगर बुटीक खोल ली, तो फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, यू हैव टू बी लोकेट इन अ एरिया वेयर द पीपल कैन एक्सेस इजीली एंड कैन सी योर प्रोडक्ट एंड कैन बाय इट, ठीक है? और उनकी इनकम आपके एवरेज से ज़्यादा अबव एवरेज इनकम होगी तो वो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आम लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात ना? इसमें लोकेशन, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा बुटीक कोई आपको हमेशा जो है ना किसी पॉश एरिया के अंदर आपको नज़र आएगी, हर जगह आपको बुटीक की और डिज़ाइनर वाले सूट आपको हर जगह नज़र नहीं आएँगे।
अगर खाड़ी किसी ने देखी हो तो खाड़ी जो है ना ये केडीएस स्कीम की तरफ है ना, ठीक है। तो ये आपको अगर किसी न्यू कैटेगरी में खोलते तो शायद हो सकता है वहाँ भी कुछ इनकम वो कुछ लोग हों, लेकिन जनरली आप उसको वहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन भी देखना पड़ता है आपको। कंपटीशन का मतलब आप जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपके साथ जो है compete कर सकते हैं, यानी कि सेम बिजनेस अदर पीपल आर डूइंग, ठीक है। दैट इज you have what kind of competition you have, वो बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तीनों से पूछ रहा हूँ, अगर सपोज करें मैं जो है ना एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक पेप्सी कोला, कोका कोला, आप समझते हैं कि मैं जो मेरे कंपटीशन बहुत टफ होगा या बहुत ही लो होगा? बता सकते कोई? सर आपका कंपटीशन जो है वो टफ होगा, जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है मार्केट के अंदर, सैचुरेटेड है मार्केट, वेरी सॉफ्ट गुड, ड्रिंक से पूरी पड़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और स्पेशली जो है ना वो एक बहुत ही जायंट किस्म के जो कॉम्पिटिटर होंगे मेरा, कौन होंगे? ये होंगे पेप्सी कोला, कोका कोला। अच्छा, आज से तकरीबन ना 20 साल पुरानी बात है, या 15 साल, 20 साल, समथिंग बिटवीन 15 टू 20 ईयर्स बैक। क्या था कि वो एक अमृत कोला के नाम से ना किसी ने एक जैसे पेप्सी कोका कोला ब्लैक कलर की वो सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की थी, ठीक है। अच्छा, वो कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन वायरल थी, लोग उसको परचेज कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जो पेप्सी कोला, कोका कोला, दोनों ने अपनी प्राइस जो है ना बिल्कुल ही कम कर दी। अच्छा, वो आई थिंक दैट वाज 10 रुपीज, 10 रुपए की शायद थी। तो पेप्सी कोला, कोका कोला ने बिल्कुल 5 रुपए की अपने दोनों प्रोडक्ट कर दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो ऑलरेडी 6 या 7 रुपए थी गालिबन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि वो तो बहुत जायंट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है दोनों, तो उन्होंने अपना लॉस को बेयर कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ताकि, अच्छा क्यों किया? ताकि जो वो, क्योंकि जो जो अमृत कोला जिसने स्टार्ट की थी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6-7 रुपए की थी। अगर वो जितनी बेचते उतना उनको नुकसान ही होता, तो बहुत जल्दी जो है ना मार्केट से आउट हो गए। जब वो मार्केट से आउट हुआ तो दोनों पेप्सी कोला ने दोबारा अपनी प्राइस देना दोबारा उस पे लेकर आ गए। तो दैट इज एक्चुअली कंपटीशन। कंपटीशन हालांकि ये इलीगल है, कॉस्ट अगर आपको पता है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान में तो सब इलीगल चीजें चल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कॉस्ट से अगर आप कम पे आप बेच नहीं सकते। हालांकि आपका अपना नुकसान है ना, देखने में तो ऐसी बात है, अपनी मर्जी कितने का बेचें, लेकिन बेसिकली वो इसलिए लोग करते हैं स्पेशली। और ये करता कौन है? मल्टीनेशनल फर्म वाला है, जिनके पास कई कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। तो वो चंद मिलियंस का और चंद बिलियंस का जो नुकसान हो वो इजीली तो दूसरी जगह से प्रॉफिट से कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि जो लॉस है वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब वो मिसाल करते हैं 2, 4, 6 महीने, 8 साल के लिए उनको पता लॉस होगा। उसके बाद जब वो जिसके लिए हमने प्राइस गिराई है, जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट से जब बाहर हो जाएगा, हम दोबारा अपने प्राइस बढ़ा के और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो है ना दोबारा उसको प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो बेसिकली कस्टमर इस तरह लूज करेगा, क्योंकि अभी तो सस्ता उसने उसकी वजह से चला गया, चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन जब वो मार्केट से दूसरी जो कॉम्पिटिटर बाहर हो जाएगा तो यही कंपनी जो उनको सस्ता दे रही है उनसे डबल चार्ज करके उन्हीं से पैसा निकलवाएगी, ठीक है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये जैसे कंपटीशन जो है ना बड़ा, जैसे अभी हमने बोला कि कोका कोला, पेप्सी कोला टफ कॉम्पिटिटर है स्पेशली, तो इसको भी देखना पड़ता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और कैसा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर बेस भी बनाना होता है। बिल्डिंग कस्टमर बेस का मतलब हुआ आपको बहुत ज्यादा, आपको जो लोगों को पर्सनल सर्विस देनी पड़ेगी, आपको नॉलेज देनी पड़ेगी, आफ्टर सर्विस देनी पड़ेगी। इस तमाम चीजें आप जितना प्रोवाइड करते रहेंगे ना, तो फिर वो कस्टमर बेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक छोटी सी अगर मैं मिसाल दूं आपको, कि आपको पता है सबसे पहले जो है सबसे पहले जो सुपर स्टोर, जो बड़े बड़े स्टोर का सबसे पहले जो लेगा मैक्रो लेके आता, अगर किसी को शायद पता हो, तीनों में से मैक्रो सबसे पहले आया था। इसने शेरशाह पे भी खोली थी ब्रांच, और सबसे पहले, और एक ब्रांच की और इधर खोली थी उसने। तो उसने ये 2 ब्रांचेस खोली थी, सबसे पहले कराची के अंदर। सर आप तो कराची की बात कर रहे हैं? जी मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैक्रो की, मैक्रो, मेट्रो नहीं, मैक्रो, मैं MAKRO। मैं मैं कराची से नहीं हूँ सर, अच्छा, आप कराची से नहीं, आप कहाँ से? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मैक्रो था? इस्लामाबाद में मैक्रो नहीं था। नहीं था ना। अच्छा, कराची में सबसे पहले ना ना। मैक्रो मैक्रो खोला था, ठीक है।
तो सबसे पहले मैक्रो बहुत बड़ा सुपर स्टोर था, इसमें बहुत ही मतलब जैसे, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, ये बड़े स्टोर का जो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था। पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते थे, जो दुबई जाते थे, सऊदी अरब, तो वो कैरिफोर और बड़ी-बड़ी जो थे ना, वो जो थे वो बड़े-बड़े, मतलब अब जाते थे तो इतनी बड़े-बड़े स्टोर, और आपको जो है ना पूरे जो है ना वो आप मतलब ये कि कई-कई एकड़ पे फैले हुए थे। जो पाकिस्तान से बाहर जाते वो देखते हैं, ये कितने बड़े-बड़े स्टोर यहाँ पर है। तो लेकिन पाकिस्तान में नहीं थे ये। सबसे जो मैक्रो में सबसे पहले खोला इन्होंने, और वो उसमें ये था कि इतना बड़ा स्टोर था लेकिन प्राइस बहुत ही कम थी। वजह प्राइस कम होने की वजह थी कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज़ करते थे। जैसे अभी मैं लोकेशन की बात करें, मैं तो वो थोड़ा लिंक करता हूँ उससे। सबसे पहली ब्रांच जो मैक्रो ने खोली थी, वो खोली थी शेरशाह। कराची में शेरशाह एक जगह है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वो। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे तमाम फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये वहीं से काफ़ी कम से कम तो वहीं से परचेज़ करके, और वहाँ पे और बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। लोग आते थे, आराम से अपनी कार पार्क करते थे, शॉपिंग करते थे पूरी, और वो हर तरह की, यानी कि जैसे ना पिन टू शिप, यानी कि हर चीज़ उनके पास, मतलब पूरे महीने के जो आपको सामान लेना होता था, उसमें सब्ज़ी है, ड्राई फ्रूट है, ग्रोसरी है, स्टेशनरी है, सब चीज़ उनको वहाँ मिल जाती थी। तो आस्ता-आस्ता फिर वो क्या हुआ कि वो बनना शुरू हुआ। लेकिन इसके लिए ना सबसे पहले जो है ना वो लोगों को पता ही नहीं था यार